खिलाड़ी मैं होंगी, मेरे पास एक दिन जय सर का कॉल आया और फिर उन्होंने बोला कि एक ऐसे-ऐसे सेल्फ टेस्ट ऑडिशन करना है, सो आई गिव द ऑडिशन। उसके बाद फिर एक बार जब फुल डिटेल्ड नरेशन हुआ तो आई इंस्टेंटली न्यू कि आई हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस स्क्रिप्ट। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और ये इतनी अच्छी लिखी हुई है। इसमें कुछ ज्ञान के तरीके से हमने नहीं बताया है कि सोसाइटी में क्या होना चाहिए, कौन सा भेदभाव, ऊंच नीच होनी चाहिए, पर बहुत ही एंटरटेनमेंट और ड्रामा के उससे इसको दिखाया गया है। सो आई थिंक इवन टुमारो अगर एक फैमिली भी बैठ के इसके बारे में एक एक्चुअल डिस्कशन कर रही है अबाउट सोसाइटी, अबाउट भेदभाव, ऊंच नीच, सो आई थिंक इट्स अ विन फॉर अस। मेरे लिए सर आलोक इसकी कास्टिंग कर रहे थे और उन्होंने पहले मुझे किसी दूसरे कैरेक्टर के लिए इसमें कॉल किया था। दैट वाज मेरे लिए वो कैरेक्टर उतना मुझे समझ में नहीं आया कहानी के परिप्रेक्ष्य पे। फिर कुछ दिनों बाद पता चला रिकास्ट हो रही है ये चीज़ और फिर मुझे इस कैरेक्टर के लिए अप्रोच किया गया। तो पहला तो इसी कैरेक्टर के लिए आप पसंद करोगे क्योंकि इस कैरेक्टर में बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं उस समय भी वही जब मैंने कहानी पढ़ी थी तो मुझे लगा था कि यार मैं बबलू के कैरेक्टर के लिए मुझे क्यों नहीं कंसिडर किया गया। लकीली जब लौट के आया तो इस कैरेक्टर के लिए था। कहानी मैंने पहले से ही पढ़ रखी थी तो मैंने पूरी स्क्रिप्ट मंगाई और मैंने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी, नरेशन हुआ तो उसके बाद तो कोई सवाल ही नहीं बचा था। तो वो जब ये कहानी आई थी तो यही कहा गया था कि ये कैरेक्टर जो है 90s इरा के उस इंसान के उन हीरोज की तरह देखो जिनके पास पूरे सीन्स होते हैं जिसमें अभिनव के सारे रंग दिखाने का मौका होता है। तो ये कैरेक्टर वैसा था तो ना कहने की कोई गुंजाइश। जहां तक आप समझते हैं मैं उस जगह से आता हूं, मैंने वो ऊंच नीच भेदभाव ये ऐसी चीजें सबको अपने अपने तरीके से समझ के आया हुआ होता है। इवन बड़े शहरों से लेकर छोटे गांव तक ये सारी चीजें होती हैं। बट उस जगह पे एग्जैक्टली खड़ा होना, उस सारी इमोशंस को समझना, सारे इस भेदभाव को समझना और उसको साकार करना, क्योंकि इसके इमोशनल आर्क जो है इस कैरेक्टर का बहुत बड़ा है। साथ ही साथ जो ये इसका दूसरा रूप जो है लाली का है, तो बबलू इस फ्यूडल वर्ल्ड में, इस जहाँ पे कास्ट हायरार्की है, जहाँ पे क्राइम है, यूपी का वो एरिया, उस जगह पे एक छोटे कास्ट से आता है, छोटी कमाई वाले घर से आता है, जिसके पापा खुद रहे हैं मतलब लौंडा नाच डांसर रहे हैं, तो उसकी एक इनसिक्योरिटी उसके अंदर है क्योंकि वो कुछ अलग तरीके से समाज को जवाब देना चाहता है। तो ये अपने आप में एक बड़ा आर्क था जो कंप्लीट करना था, जिसमें हर एक मोमेंट पे इमोशंस वेरी करते हैं। और जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि वेब सीरीज में एक दिन में थोड़ा ज़्यादा शूट होता है फिल्मों के कंपैरिजन में, तो वो बहुत जल्दी जल्दी स्विच करने के लिए पूरा आत्मसात करना पड़ता है स्क्रिप्ट को। तो उस हिसाब से डेफिनेटली चैलेंजिंग था लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस रहा। लाइक दिल्ली से मुंबई, फिर उसके बाद डिजिटल, उसके बाद शो, आई होस्टेड अ शो एंड देन एंटर्ड इनटू प्रोडक्शन एंड नाउ इनटू एक्टिंग। सो इट वाज मोर, द ट्रांजिशन वाज इजी सिंस आई हैव डन प्रोडक्शन, सो मुझे पीछे का भी थोड़ा समझ आता है कि सो इट्स इजी फॉर मी। एंड सेकेंडली आई लव एक्टिंग। बहुत मुझे ये काम है जो करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मैं ये बोलती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट एक्टर तो नहीं हूँ कि मेरी जान पे आ जाएगी अगर मैं नहीं बन पाई एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस, पर मुझे ये काम करने में मज़ा बहुत आता है। आई एन्जॉय ऑन द सेट, आई मेक श्योर द टाइम आई एम हैविंग इज़ द बेस्ट टाइम, एंड इन लोगों के साथ काम करना इज़ अमेजिंग। आई हैव लर्न्ड अ लॉट फ्रॉम हिम, फ्रॉम कुमुद सर। येस, आई थिंक फिंगर्स क्रॉस, देखते हैं आगे एक्टिंग में कहाँ जाए। आई थिंक सबसे नया पर्सपेक्टिव ये है कि अपर कास्ट से आते हुए, एक बहुत ही प्रिविलेज्ड फैमिली से वो आते हुए, जहाँ पे उसकी फैमिली पावर सिस्टम पूरा एक्सरसाइज करती है बचपन से, और उसने बचपन में ग्रो अप होते हुए आरती ने हमेशा ये देखा है आसपास पावर, पैसा, बाहुबली जो कहते हैं वैसी फैमिली से, बट वो इस पूरी फैमिली के अगेंस्ट जाती है। एक शुरू में ही एक सबसे पहला सीन आएगा जहाँ आप मुझे ट्रेन में देखेंगे। शी कैन अफोर्ड फ्लाइट टिकट्स बट शी इज़ समवन हु इज़ वेरी सिंपल, एंड वो इस पूरे कास्ट सिस्टम के, जो पूरा सिस्टम चल रहा है पावर सिस्टम, इसके अगेंस्ट जाती है। बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट फैमिली, बाहर के लोगों इस दुनिया से लड़ने से ज़्यादा मुश्किल होता है ना अपनों से लड़ना। उसकी लड़ाई अपनों से शुरू होती है। आई थिंक दैट इज़ वन एस्पेक्ट विच आई लव अबाउट द कैरेक्टर। मेरे हिसाब से तीनों ही ये बहुत ज़्यादा आपस में कनेक्टेड हैं, और अभी आपको ट्रेलर में ऐसा लग रहा होगा कि ये लेयर्स हैं, पर आप उसको देखेंगे तो ये सारा कुछ एक ही बदले का खेल जिसको बोला गया है ना, ये उसी का पूरा खेल है। आई थिंक बदला और स्टैंडिंग अगेंस्ट वट एवर इज़ हैपनिंग इन दिस सोसाइटी विल हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट। मेरे हिसाब से सारी चीज़ें मायने रखेंगी क्योंकि उस वर्ल्ड में जब भी आप आते हो
तो वो सारे सारे चीज़ें उतनी ही तरीके से इम्पैक्ट करती है किसी भी इंसान में। हम एक इंडिविजुअल के थ्रू और एक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव के थ्रू हम देखने की कोशिश करते हैं, तो भी आप पाते हैं कि आपको कई चीज़ें जो हैं इफ़ेक्ट कर रही हैं, कई चीज़ों से उन पे असर आता है। बट इन तीन जितनी लेयर्स हैं इस चीज़ में, इन तीनों से इतर आपको सबसे मैनिपुलेशन गेम जो है, जो हर तीनों जगहों पे इम्पैक्ट करता हुआ दिखेगा आपको उस तरीके से। तो ये जितनी जितनी सामने दिख रही है उससे कहीं ज़्यादा ही स्टोरी में वो आपको इनर थॉट मिलेगा जब आप पूरी सीरीज़ देखेंगे कि जो जो ये खतरनाक होने का जो जहाँ पे आप होते हैं ना कि इसका मेन मुद्दा मैं कह सकता हूँ कि या तो आप शिकारी हैं या शिकार हैं। आप वो जब आप चीज़ जो जब कोई इंसान ये चीज़ समझ लेता है तो वो पर्सपेक्टिव ही पूरी चीज़ों का बदल जाता है। तो वो हर जगह पे उतने ही खतरनाक तरीके से सामने आता है। जैसा कि इसके टाइटल में भी है कि ये बदले का खेल है, तो इसका मतलब हाँ वो अल्टीमेट जो मुद्दा है वो रिवेंज पे आके ही टिकता है। लेकिन ये जो नीचे जो प्लॉट बन रहा है, ये सारा प्लॉट इन दो और चीज़ों पे, सत्ता, जाति, भेदभाव, अमीरी गरीबी, एक जो अनदेखापन जो सब लोगों का होता है, एक समाज का अनदेखापन है, इन सारी चीज़ों के साथ ही प्लॉट बनता है जो कि फाइनली शायद बदले के खेल पे जाके खत्म होगा। देखिए ये एक ऐसी चीज है, एक ऐसी नीश वर्ल्ड की कहानी, बहुत ऐसा वर्ल्ड है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जो भी जानते हैं वो ऊपरी तौर पे जानते हैं कि ये चीज क्या होती है, पर इसको पर्सनलाइज करके आप उसकी दुविधा, उसके मनोभाव और उसकी उसकी पूरी जर्नी को आप समझ सकते हैं कि व्हाई इट इज लाइक दैट, व्हाई देयर इज नो अदर थिंग एंड व्हाई दे आर नॉट गिविंग देम अ प्रॉपर रिकग्निशन और प्रॉपर वो जो जो इज्जत है वो उनके सामने नहीं रखी जा रही। गरीब भी कलाकार है तो कम से कम कलाकार के तौर पे उसकी इज्जत मिलती है। बट लौंडा नाच करने वाली चीज ऐसी होती है कि आप गरीब तो हैं ही, साथ ही साथ आपको सामाजिक तौर पे वो स्थान नहीं है, वो आपको सम्मान नहीं मिलता है। तो उस तौर तरीके में इस जगह से कहानी का एक दूसरा पक्ष भी सामने आता है कि सिर्फ मॉनेटरी चीजें ही नहीं, एक सम्मान के लिए भी काफी चीजें बदलाव में आती हैं। और वो लौंडा नाच वो परिप्रेक्ष्य बिहार का, यूपी का एक रहा है जहाँ पे एक ऐसी कला है जिसको इस तरीके से अनदेखा, इस तरीके से छिछला, फूहड़, अश्लील माना जाता है। लेकिन उनकी कहानी भी एक पर्सनल चीज से जुड़ी होती है जिसका नाम है कि एक समानता का अधिकार, एक पैसे की जरूरत, ये सब चीजें उसमें जुड़ती हैं। तो वो पर्सनल लौंडा नाच भी आएगा तो वो इंसान ही और उसकी कहानी ही सामने आएगी। इसके लिए ये कहानी मुझे लगता है कि बहुत सही जगह पे, वो एकदम ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से ही आता हूँ। अगर जो मैं सच में देखा जाए तो मेरे गांव की पहली भाषा हिंदी नहीं है, मगही और बज्जिका, बंगिका इस तरीके की भाषा का मिश्रण है। तो मेरे लिए तो है कि मैंने तो वो मेरे में बहुत नेचुरली आ जाता है। अगर जो देखा जाए तो भाषा पे मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती जहाँ तक कि यूपी बिहार की चीज़ें आती हैं। हाँ, लेकिन वो आपको उस तरीके के वो बॉडी लैंग्वेज के लिए, चूंकि इसमें लौंडा नाच था, तो वो बॉडी लैंग्वेज, वो ठसक, वो अदाएं, वो सारी चीज़ों के लिए एक प्रॉपर मुझे ट्रेनिंग के थ्रू जाना पड़ा। तो ये सब छोटी बहुत चीज़ें की मैंने। फ्रॉम रेडियो मेरी हिंदी तो साफ़ ही है, बाकी मैं इसमें शुरू में ही कहीं बाहर पढ़ने चली गई हूँ, तो मेरे पास वो लीवे था कि मैं अपनी भाषा एकदम साफ़ रख सकती हूँ, तो मुझे वो बिहारी वाला एक्सेंट लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी इसमें, वो यूपी बिहार वाला। आई थिंक मेरे लिए तो वो इसका केक वाला ही सीन है जो मुझे हमेशा याद रहेगा, बिकॉज़ वो सामने से देखने में बहुत तकलीफ दे वाली चीज़ वो महसूस हुई थी। सो दैट वाज़ समथिंग दैट आई टुक बैक टू माई होम। और बाकी मेरे जो सीन्स हैं वो मैं अभी रिवील नहीं कर सकती क्योंकि वो स्टोरी रिवील हो जाएगी, बट आप रिलीज़ होने के बाद ये सवाल मुझसे पूछिएगा, मैं बताऊँगी। कई चीज़ें हैं, मतलब कई सीन, मतलब इस सीरीज में मेरे लिए बहुत सारे ऐसे सीन रहे हैं जो कि बहुत ही डिमांडिंग थे एज एन एक्टर मेरे लिए भी, और इमोशनली बहुत डिमांडिंग थे। बट वही चीज़ है कि आप सम्मान नहीं भूलते हो, अपमान नहीं भूलते हो और पर्सनल लॉस नहीं भूलते हो। तो वो हर चीज़ यहाँ पे इस सीरीज में उसके कई रिलेटेबल सीन है। जैसे बाप के गुजरने का सीन है कि मार के पेड़ पे लटका देना, और सिर्फ वो विजन भी, आज भी मैं वो सीन का विजन याद करता हूँ तो मुझे मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। और एक जगह सीन है जहाँ पे इसको बहुत प्रताड़ित किया जाता है, वो बहुत है। और जो अंदर की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी देखिए, अब सीरीज देखेंगे तो शायद ज़्यादा अच्छे से मैं इन चीज़ों को बता पाऊंगा क्योंकि कुछ ज़्यादा ही रिवेल हो जाएगा इस मुद्दे पे। लेकिन हाँ, ये 2-3 सीन है। जैसे मैं पहली बार लौंडा नाच करने जब स्टेज पे गया, फनी वे में तो मैं ये बता सकता हूँ, तो मैंने पहली बार ये चीज़ समझी कि
औरत को तैयार होने में कितना समय लगता है, और उसके लिए अलग सम्मान कि गर्मी हो ठंड हो हर तरीके से जब औरतें जाती है तो उनके लिए सम्मान। दूसरा, उनकी जो ईव टीजिंग और ये सारी चीजें हैं, तो डे टू डे लाइफ में जो वो झेलती हैं, डे टू डे लाइफ में आज भी सोसाइटी इस चीज पे कहीं ना कहीं स्टक हो गई है, द मेल गेज एंड एवरीथिंग। एज बीइंग अ लौंडा नाच परफॉर्मर यू आर हैविंग दैट फीलिंग। तो मैं उस मुद्दों को सोच रहा हूँ कि सोचने लगा था कि स्टेज पर जाते वक्त मुझे एक पहली बार मुझे एज एक्टर लगा कि स्टेज पे जाने पे मुझे थोड़ी सी झिझक महसूस हुई। झिझक से ज्यादा डर महसूस हुआ कि जिस तरीके से वहां पे भीड़ कर रही थी, क्योंकि जब इतना बड़ा क्राउड हैंडल हो रहा हो तो कई बार वहां नॉन छेड़ने लगे थे लोग, तो लोग छेड़ रहे थे लिटरली तौर पे। एंड आई वाज बीइंग इन कैरेक्टर, आई वाज जस्ट हैविंग फन विद देम, बिकॉज आई नो दैट थिंग कि ये अगर जो मैं अभी रोक दूंगा तो कहीं ना कहीं मैं अपने कैरेक्टर को ब्लॉक करूंगा। बट कहीं ना कहीं एक लेवल के बाद जाके मुझे कहना पड़ा, गुरु इधर जो है एक्टर है, वहां पे अब एकदम उस भाव में जाने की जरूरत नहीं है। तो दीज आर द सीन्स जो कि मुझे जिंदगी भर याद रखूंगा मैं इनको। चलिए, आपका डर ही आपकी सफलता की सीढ़ी है। एनआई के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सतरंगी के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।